अध्याय 7वां। दिल्ली सल्तनत 2। 1200 का चौथा। खिलजी और तुगलक। 1286 में 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए फिर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलबन ने शाहजादा महमूद को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन वह मंगोलों के खिलाफ एक लड़ाई में मारा जा चुका था, जबकि एक दूसरे बेटे ने बोगरा खान ने बंगाल और बिहार पर शासन करते रहना ज़्यादा पसंद किया। अमीरों में उसे दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस स्थिति में बलबन ने एक पौत्र को गद्दी पर बिठाया, लेकिन यह कच्ची उम्र का अनुभवहीन था, सो हालात से संभलना उसके बुद्धि की बात नहीं थी। तुर्क अमीरों द्वारा सभी उच्च पदों पर हथियार लेने की कोशिश के खिलाफ काफ़ी क्षोभ और विरोध हुआ। खिलजियों जैसे बहुत से गैर तुर्क गौरों के आक्रमण के समय ही भारत आए थे, जो कि कभी भी दिल्ली यथेष्ट सामान नहीं मिला है। अतः अपनी तरक्की के लिए उन्हें बंगाल और बिहार में भाग्य आजमाना पड़ा। उन्हें सिपाहियों के तौर पर भी नौकरियां मिली। उनमें से बहुतों को मंगोला का मुकाबला करना पड़ा और उत्तर पश्चिम में तैनात किया गया। कालांतर में बहुत से भारतीय मुसलमानों ने भी अमीरों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। ऊंचे पदों पर वंचित रखे जाने से वे भी असंतुष्ट थे। बलबन के खिलाफ इमादुद्दीन का खड़ा किया जाने वाला इसका असंतोष का प्रतीक था। खुद बलबन ने गद्दी पर नसरुद्दीन मोहम्मद के पुत्रों के दावों को खारिज करके जो उदाहरण पेश किया था, वह संदेश मिला कि कोई भी सेनानायक स्थापित राजवंश के शहजादों को दरकिनार करके खुद गद्दी पर काबिज नहीं हो सकता, बशर्ते उसे अमीर और सेना का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। खिलजी 1290 से 1320। इन कारणों में खिलजी अमीरों के एक गुट ने 1290 में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को पदच्युत करके अपने नेता जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बिठाया। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक था। उसने कई लड़ाइयों में मंगोल के खिलाफ अपना जौहर दिखाया। अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया। खिलजियों में जो मिश्रित रंग के थे, वह तुर्कों के ऊंचे पदों पर वंचित कर दिया गया। ऐसी बात नहीं थी कि उनके हृदय में उनके साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकध्या समाप्त हो गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 साल तक राज किया। बलबन के शासनकाल में कुछ कठोर पहलुओं का मार्जन करने का प्रयास किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार सामने रखे और राज्य के शासकों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। चूँकि भारत बहुत बड़ा बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए इस देश का राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करते हुए कड़ी सजाओं का सारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना को प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन उसके समर्थकों सहित बहुत से लोग इसे कमजोर नीति मानते थे, इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। दिल्ली सल्तनत के अनेक बाहरी और भीतरी शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन से उलट दिया गया और जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाती थी। अलाउद्दीन ने 1296 से 1316 में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया और गद्दी हासिल कर ली। अवध के सूबेदार के रूप में देवगिर पर हमला करके अलाउद्दीन ने अकूत संपत्ति प्राप्त कर ली। जलालुद्दीन इस संपत्ति को हासिल करने की आशा में अपने भतीजे से मिलने कोरा चला गया और उसने डर कर अलाउद्दीन कहीं भाग न खड़ा हो विचार से अपनी सेना के पीछे एक मुट्ठी भर समर्थकों के साथ गंगा पार की। चाचा की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने की चमक के चकाचौंध अधिकांश अमीरों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। कुछ विद्रोह ने तो अमीरों ने किए और कुछ उसके रिश्तेदारों ने। अपने विद्रोही को आतंक करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बदलने का तरीका अपनाया। अमीर सोने के लोभ में उसके पक्ष में आ गए। कलिंग में उसमें से अधिकांश को उसने या तो मार डाला या बर्खास्त करके उनकी संपत्ति जब्त कर ली। परिवारों के विद्रोही सदस्यों को उसने कठोर दंड दिए। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल करके 1000-2000 मंगोल दिल्ली में सफाया कर गया। इस नए मुसलमानों ने गुजरात की लूट में अधिक बड़े हिस्से की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया। उसने अनेक स्त्री बच्चों को कड़ी सजाएं दी। बनने बताता है कि यह रिवाज था कि अगर आगे अलाउद्दीन के उत्तरी अधिकारियों को रखा जाता तो
अलाउद्दीन के लिए अमीरों अपने खिलाफ साजिश करने के रोकने के लिए कई नियम बना सकता था। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना एक निषिद्ध कर दिया गया था। सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ सकते थे। उत्सव और भोजों का आयोजन न किया जाए, इस परियोजना से उसने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की जिसमें सदस्य अमीरों को कई बात उनके द्वारा की गई हर कार्रवाई को सुल्तान से अवगत कराते थे। इन कठोर तरीकों ने अलाउद्दीन खिलजी के अमीरों को पर्याप्त आतंकित कर दिया और वे पूर्ण रूप से सुल्तान के अधीन हो गए। उनके जीवन काल में फिर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। अंत में ये तरीके उनके राजवंश के लिए हानिप्रद साबित हुए। पुराने अमीरों को मिटा दिया गया और नए अमीरों को यह सिखाया गया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए और वे उसी के मुंसाहिब बन जाए। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात ये बात साफ हो गई कि अलाउद्दीन के कृपापात मलिक काफूर ने उसे एक नाबालिग बेटे को दिल्ली पर राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके दूसरे बेटे को कैद कर लिया गया या फिर अंधा बना दिया गया, लेकिन अमीरों को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ दिनों बाद काफिर राजमहल के रक्षकों द्वारा मार दिया गया। खुसरो नामक एक व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बनाया था जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। यद्यपि समकालीन इतिहासकार खुसरो पर हर तरह के अपराध की गर्क का आरोप लगाते हैं, तथापि अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की किसी भी तरह से कमतर नहीं है। उस पर इस्लाम के नियमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जाता है। यद्यपि उसके खिलाफ न तो मुसलमान अमीरों ने कोई आवाज़ उठाई, न ही दिल्ली की रियाया ने। यहाँ तक दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया ने अब उनसे भेंट करवाकर उन्हें सम्मान दिया। उनका एक सुपक्ष भी था। स्पष्ट होता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुसलमानों पर अब नक्सलवादी विचारों का असर नहीं होता था। किसी भी नस्ली और पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, यदि वो व्यक्ति के रूप में अच्छा होता था तो उसकी बात मानने को तैयार रहते थे। इसमें अमीरों के वर्ग के सामाजिक आधारों और फिर प्रसाद होने में मदद मिली। लेकिन 1320 में निज़ामुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने इस्लाम के धर्म पर विद्रोह का झंडा उठाया। राजधानी के बाहर सुल्तान के समर्थकों और विद्रोह के नीचे घमासान युद्ध हुआ। खुसरो की पराजय और विद्रोह ने उसे रोन डाला। फिर तुगलक 1320 से 1412। गियासुद्दीन तुगलक ने एक राजवंश की स्थापना की जो 1412 तक चला। तुगलक वंश ने अपनी दिल्ली सल्तनत को 3 सुयोग्य सुल्तान दिए। गियासुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 और भतीजा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88। इनमें से प्रथम 2 सुल्तान ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिनमें लगभग पूरा देश शामिल था। फिरोज शाह का साम्राज्य कुछ छोटा अवश्य था, लेकिन फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन खां के साम्राज्य के बराबर था। फिरोज की मृत्यु के उपरांत दिल्ली सल्तनत बिखर गई और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। यद्यपि तुगलक 1412 में एक तक शासन करते हुए रहे, तथापि हम कह सकते हैं 1398 में भारत और तैमूर के आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत हो गया। अतः हम पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के तीव्र प्रादेशिक विचार करेंगे और फिर इस काल में सल्तनत पर किए गए आंतरिक सुधारों और अंत में उसके विवरणों के बिखराव कारणों की जांच करेंगे। पहला, दिल्ली सल्तनत का प्रादेशिक विस्तार।